हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम सामान्य ज्ञान से संबंधित रोचक जानकारियां आपके सामने लेकर आते हैं और हमारा उद्देश्य मात्र इतना होता है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आप भी इन जानकारियों को समझकर और सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जैसा कि आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और यह वीडियो का जो आज टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान है वो विविध राष्ट्रों के जो संविधान का समावेशित रूप है। यानी कि विविध राष्ट्रों, जितने भी वर्ल्ड में राष्ट्र थे, उनसे कुछ कुछ थोड़ी बहुत जानकारियां लेकर हमने अपने संविधान का निर्माण किया था। यानी कि हमारे जो पूर्व के नेता थे स्वतंत्र आंदोलन के, उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनकी आज चर्चा करेंगे कि हमने किन किन राष्ट्रों से क्या क्या अपने संविधान में ग्रहण किया है। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इस तरह की अन्य जानकारी भी आप तक समय से पहुंचाई जा सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो में जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ठीक है, यानी कि पहला है प्रस्तावना मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रस्तावना का क्या मूल रूप था और उसके क्या उद्देश्य थे। तो आप वहां उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्रस्तावना कि हमारी प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश के नागरिकों के लिए और हमारे लिए। ठीक है, तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो यूएसए से लिया गया था। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आ जाता है कि प्रस्तावना किस देश के किस राष्ट्र से संविधान में ली गई है, तो वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान में। वो पहले 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में उन मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि मौलिक अधिकार किस किस प्रकार हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद आती है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई सजा हो जाती है तो उसके बाद वो उससे ऊपर की अदालत में जाकर अपनी न्याय प्रक्रिया को दोबारा खुलवा सकता है, मतलब कि चलवा सकता है। उसे ही न्यायिक पुनरावलोकन की संज्ञा दी जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब अपने केस को रीओपन करवाना। ठीक है, अगर जो कुछ पे निचली अदालत ने फैसला दे दिया तो उससे ऊपर की अदालत में जाकर वो उस केस को रीओपन कराकर फिर से उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद रहती है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है के अंतर्गत एक तो संसद है आपका, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका हो गई, और उसके साथ ही संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट। तो उन सब में सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो संविधान को दिया गया है। यानी कि संविधान के अंतर्गत ही ये सब जितने भी विभाग हैं या फिर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये इसके अंतर्गत ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट यूएसए से है। फिर उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका जितने भी हमारे हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और आपका जिला सत्र न्यायालय हो गए, और आपका आप एक देखते हैं कि एक होता है आपका, मैं नाम भूल रहा हूं उस चीज का, अभी आने वाली अभी दिमाग में है तो बता दूंगा। तो उनकी एक स्वतंत्रता दी गई है कि उन पे किसी भी राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा, संसद का दबाव नहीं रहेगा उस पे, और संसद के दोनों सदनों का किसी का भी दबाव नहीं रहेगा, राष्ट्रपति का दबाव नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री का नहीं रहेगा। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। तो उसका कॉन्सेप्ट मिला है आपके यूएसए से। उसके बाद है निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग। एक राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट लिया गया आपका
इससे यूएसए से, और उसे हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी लिया गया है यूएसए से। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यानी कि उपराष्ट्रपति और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी जब नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो विशेष तौर से, विशेष प्रकार से एक अलग प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को लिया गया है आपके यूएसए से। ठीक है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात एक ऐसा आपातकाल है जो भारत में अभी तक नहीं लगा, और भगवान करे भाई ना भी लगे तो काफी खतरनाक आपातकाल हो, इसका कॉन्सेप्ट भी आपका लिया गया है यूएसए से। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम आप अपने दूसरे राष्ट्र की ओर, जिसे कहते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो संसदात्मक प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, यानी कि भारत के अंदर फिलहाल क्या है, फिलहाल संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से। देखता है ना प्रस्तावना में ऊपर लिखा होता है हम भारत के लोग, वहां ये तो लिखा होता हम संघ राज्य के लोग, उसमें भारत के लोग लिखा गया, तो इसका मतलब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया है हमने ब्रिटेन से। और यूएसए में क्या है, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि संघ की भी नागरिकता है और वहां के लोगों पर, और राज्य की भी नागरिकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। संसद कानून बनाती है, ठीक है, और फिर उसे लागू करती है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसद ही कानून का निर्माण करेगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता, ना आपका राष्ट्रपति कानून बना सकता, कौन बना सकता है, संसद। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से है। विधि का शासन, कानून बनने के बाद उस पर जो शासन किया जाएगा, मतलब कि एक व्यवहारिक तौर पे, तो उसका कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है, आपके ब्रिटेन से। ठीक है, फिर संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी आया है ब्रिटेन से। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, अब देखते हैं कि संसद का जब निर्माण होता है 5 साल में एक बार, यानी कि जब संसदीय चुनाव होते हैं उसके बाद, तो वहां पर कुछ विभागों का निर्धारण भी किया जाता है, यानी कि निर्माण भी होता है, तो उसे ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो उन मंत्रिमंडल प्रणाली भी ली गई है आपकी ब्रिटेन से। ठीक है, परमाधिकार लेख का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया, और द्विसदनवाद भी आपका ब्रिटेन की देन है, यानी कि संसद में 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि द्विसदन कौन है भारत में, और वो द्विसदन क्या, द्विसदन के अंतर्गत निम्न सदन कौन सा है भारत में, और उच्च सदन कौन सा है भारत में। आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे कमेंट में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम तीसरे राष्ट्र की ओर। तीसरा राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना कहां से ली है हमने, प्रस्तावना यूएस से। अब आप देखो कितनी मतलब की विविधताएं हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब हमने प्रस्तावना तो ली हमने यूएसए से, प्रस्तावना की जो भाषा थी वो हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। तो इसी से पता लगता है कि हमारे जितने भी भूतपूर्व नेता थे, यानी कि आजादी के टाइम पर, वो कितने विचारशील व्यक्ति थे कि उन्होंने प्रस्तावना यूएस से ली और उसकी भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली। समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, प्रावधान, वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वो होती है जो राज्य और आपका केंद्र, जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उस समवर्ती सूची कहा गया है। तो उसका कॉन्सेप्ट लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यानी कि जो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब आपने देखा होगा कि संसद के अंदर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, तो जो उसका कॉन्सेप्ट है, दोनों सदनों की मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन मिलकर एक बैठक करते हैं 6 माह के अंतराल पर, तो उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। भाई व्यापार करने की जो विधियां हैं और आपके नियम कायदे हैं, वाणिज्य यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड,
और समागम यानी कि गैदरिंग कह देते हैं, एक जगह इकट्ठा होना, सभाएं करना, जो तो उसका कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आते हैं हम चौथे नंबर पर रूस। रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। प्रावधान लिया है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य हमने अपने देश के अनुरूप बनाए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है जो संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है, मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान का जो कॉन्सेप्ट वो हमने लिया है रूस से। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांचवें देश की ओर। पांचवा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, जब कानून बनाया जाता है तो कुछ नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। राष्ट्रपति हमने किससे लिया? निर्वाचित राष्ट्रपति यूएसए से। पर यूएसए की जो निर्वाचन प्रणाली है वो थोड़ी जटिल है। आपने भी देखा होगा कि वहां तो 1 सवा महीने तक इलेक्शन की काउंटिंग ही चलती रहे। ठीक, तो इलेक्शन चल रही, काउंटिंग चल रही, तो वो भारत में पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने आयरलैंड से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली राष्ट्रपति के। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कुछ साहित्य से संबंधित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और आपके व्यापार से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने मतलब कि देश की उन्नति के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, देश का नाम ऊंचा किया है, तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में सांसद के तौर पे। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं। जब भारत में आपातकाल लगाया जाता है तो मौलिक अधिकारों का भी थोड़ा बहुत हनन होता है। ठीक है, पर राष्ट्रपति को उससे छूट दी गई है, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। चलते हैं सातवें देश की ओर। सातवां देश है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है संघात्मक विशेषता हमने ली है, उसके साथ ही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया हमने कनाडा से लिया। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है केंद्र के अधीन, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है कनाडा से। संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हमने लिया है कनाडा से। आपने यहाँ देखा होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। यहाँ संघ है, यहाँ केंद्र है। सर यहाँ देखा होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है, और कनाडा के अंतर्गत यहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हुआ है। तो यानी यहाँ तो आपका हो जाता है जैसा भाई प्रधानमंत्री केंद्र में और राज्य में आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ संघ द्वारा जो वहां पे राज्यपाल की नियुक्ति की गई है वो और सीएम, उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ संघ और राज्य है और यहाँ केंद्र और राज्य है। ठीक है, इस बात को आप समझा। अगर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर जो आपके पेपर में आए कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो आप निशान लगाएं कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसमें विचल मत जाना, तो फिर विचल जाते हैं भाई केंद्र अलग है और राज्य संघ अलग है। ठीक है, केंद्र का कॉन्सेप्ट लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया से और संघ का लिया है आपके कनाडा से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। आपने देखा होगा जब संसद कोई भी कानून बनाती है तो उस पर आपका सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि अमूलचूल कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, पर वो परामर्श के तौर पे उसमें सुझाव दे सकता है कि भाई इसमें ऐसा हो सकता है, आप अगर करना चाहें। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कनाडा से दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि अगर जो संसद ने कोई निर्णय लिया तो उस पर वो परामर्श दे सकती है। ठीक है, या राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है संसद। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका 8वां देश दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आपने देखा होगा
कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है हमारे देश में। हमें जब भी कुछ भाई हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई ये बात गलत है या फिर हमें इसमें और परिवर्तन करना चाहिए और सुधार करना चाहिए, तो हम उस संविधान प्रक्रिया के संविधान संशोधन प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करते हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। उसके जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लोकसभा के जो सदस्य चुन के जावे उन्हीं के बीच से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जा राज्यसभा के सदन के लिए। ठीक है, तो जो उसका कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अब चलते हैं नौवें देश की ओर। नौवां देश है जापान। जापान से हमने क्या लिया? जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि, तो विधि निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया था आपका ब्रिटेन से। पर विधि निर्माण के बाद जब विधि का निर्माण हो जाता है तो उस पर अमल कैसे किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट लिया है हमने जापान से। ठीक है, कानून बना देंगे, कानून के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसके प्रक्रिया होगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है जापान से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फ्रांस की ओर। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श लिए हैं। ठीक है, ये मोरालिटी वगैरह जो होती है वो हमने ली है फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता हमने फ्रांस से ली है, और समता, इक्वलिटी और भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रांस से लिया है। तो मेरा मानना है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ आई होगी। आशा है इस जानकारी को समझकर और सुनकर आप आने वाले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे अंक लाने में मददगार साबित हों। ठीक, उसके साथ ही जो आज हमारी ये जो वीडियो है इसका अंत होता है, और आपसे एक अनुग्रह, आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे मनोबल में वृद्धि हो और हम इस प्रकार की अनन्य वीडियो आपके सामने इसी प्रकार लाते रहें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। और जैसा कि हम कहते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।